जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में पोषण। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमीबा में पोषण कैसे होता है और उसके कुछ मैं रहस्यमयी बातें भी बताया था, उसके फैक्ट भी बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा मनुष्य में पोषण कैसे होता है और ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मानव का जो है पाचन तंत्र है, इस मानव के पाचन तंत्र को मैं आसानी से आपको समझाऊंगा, कौन सा भाग कहाँ पर है, सारा कुछ समझाऊंगा। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मनुष्य में पोषण कैसे होता है ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले दे लेते हैं मनुष्य में पोषण क्या होता है। तो देखिए, मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मतलब वो जब कुछ खाएगा तभी उसका पाचन होता है, तो उसको पोषण मिलेगा, ठीक है ना। जब उसका पाचन होगा तभी। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली में होती है। अब देखिए आहार नली कौन होती है, आपको यहाँ मैं बता दूँ। आहार नली जो होती है हमारे शरीर में मुख से लेकर ये जो गुदा द्वार दिख रहा है यहाँ तक की नली जो होती है, पूरी नली को हम बोलते हैं आहार नली होती है, ठीक है ना। ये आहार नली होती है। इस आहार नली में देखिए हम बोला है ना, ये आहार नली में होती है। आहार नली मुख से गुदा तक क्या होता है, विस्तारित होता है। यही बोला हूँ कि यह मुख है और ये क्या है, गुदा है। इसी को बोलते हैं, मतलब जहाँ से मलमूत्र निकलता है उसको गुदा बोलते हैं। तो ये क्या होती है, मुख से लेकर गुदा द्वार तक क्या होती है, विस्तारित होती है और एक लंबी नली होती है। इस आहार नली में भोजन का पाचन जो होता है विभिन्न चरणों में होता है, जिससे मनुष्य में पोषण होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो पहला चरण देखिए, मनुष्य के पोषण में पहला चरण अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण लेना, यानी मुख से मुख में लेना, यानी अंदर लेना। दूसरा देखिए, दूसरा होता है पाचन, यानी जब मुख मिलेगा तो उसको पचाना भी होगा, तो दूसरा नंबर पर हो जाएगा पाचन, यानी भोजन का पाचन करना। तीसरा में होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब भी हो जाएगा कि जो भोजन लेंगे, भोजन लेने के बाद उसमें जो आवश्यक चीज़ें होंगी उनको क्या करना, अवशोषण करना। तीसरा जो है स्वांगीकरण। अगला देख लीजिए स्वांगीकरण क्या होता है। तो स्वांगीकरण मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है जब हम अवशोषण कर लेते हैं तो अवशोषण करने के बाद जो भी उसमें विटामिन या प्रोटीन होते हैं ये सारे हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं के पास पहुंच जाते हैं और कोशिकाओं के पास पहुंचने के बाद वो क्या करने लगते हैं, जहां भी मतलब ज़रूरत होती है वहां उसका कार्य करने लगते हैं और उस चीज़ की मरम्मत करते हैं। तो यह अवशोषण स्वांगीकरण होता है। देखिए, अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्वों का कोशिका तक पहुंचना और उनका कोशिका शोषण के लिए क्या होता है, उपभोग होना और उनका मरम्मत करना, ये क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, दूसरा पाचन करते हैं, तीसरा अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं, मतलब जो जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पहुँचाकर उसके कार्य में हाथ बढ़ाते हैं। अगला है बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण मतलब जो भी अपचा भोजन होता है उसको करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। देखिए, आवश्यक तत्वों के अवशोषण, तो आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना। मतलब जब भोजन हम कर लेते हैं, भोजन करने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसी को बोलते हैं बहिर्क्षेपण। तो पहला आता है अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण, उसी को आत्मसात भी बोलते हैं, और लास्ट वाला जो होता है उत्सर्जन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं। अब देखिए पाचन क्या होता है। देखिए, पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें भौतिक क्रिया भी होती है और रासायनिक क्रिया होती है, इसलिए पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। मतलब हम जब भोजन को लेते हैं तो जटिल होता है, लेकिन जटिल होने के बाद जब हम उसको ग्रहण करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, तो क्या होता है, सरल कार्बनिक यौगिक में टूट जाता है। तो में क्या होता है, टूट जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। मतलब जब पाचन होगा तो उससे क्या होगा, जो भोजन हो, मतलब हम ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करने के बाद जब उसका पाचन होगा तो हमसे उससे क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है ना। आगे देखिए, भोजन में उपस्थित जल, विटामिन तथा खनिज का पाचन नहीं होता। ये ध्यान रखना है आपको, जल, विटामिन और खनिज का क्या होता है, पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से ही क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूटे होते हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं होता है। अगला पॉइंट देखिए, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, प्रोटीन, इन सब का पाचन होता है। ये सब जो होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसलिए इनको जब शरीर के अंदर लेते हैं तो इनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ता है। लेकिन जो होता है जल, विटामिन और प्रोटीन जो होते हैं इन सब ऑलरेडी पहले छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं, यानी सरल यौगिकों में होते हैं, इसलिए इनको तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हम पहले जानेंगे आहार नाल, ठीक है ना। पाचन तंत्र जो है हम जानेंगे पहले आहार नाल। तो आहार नाल आपको मैं बता दूं कि आहार नाल जो होता है, मैं बताऊँ, मुख से लेकर कहाँ तक होता है, गुदा द्वार तक होता है, उसी को आहार नाल बोलते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है इसी को हम बोलते हैं आहार नाल। अभी मैं इसकी लंबाई बताऊँगा कितना होता है। तो देखिए, आहार नाल पहले पढ़ेंगे, उसका पहला पार्ट है आहार नाल, ठीक है ना, आहार नाल। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बड़ी लंबी सी नलिका दिख रही है इसी को बोलते हैं आहार नाल। तो यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक रहता है। पाचन भोजन आहार नाल में ही रहता है। मतलब जो होता है पाचन जो होता है वो भोजन आहार नाल में ही रहता है। तो इसका मतलब ये है, मतलब ये होता है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं कहाँ रहता है, आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की जो लंबाई होती है लगभग 32 फीट होती है। और ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट होती है। अब आहार नाल की देखिए भाग कौन कौन से हैं। तो आहार नाल के भाग में यहाँ मतलब कौन कौन इसमें भाग लेते हैं जब भोजन करते हैं। तो देखिए, मुख गुहा होता है, ग्रास नली होता है और अमाशय होता है। और भी है, देखिए पहले क्या है, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मुख गुहा हो गया,
मुख्य गुहा के बाद बोला हूँ ग्रासनली, यहाँ पर आप दिख ले रहे, यहाँ पर जो गई है इसको बोलते हैं ग्रासनली। और तीसरा नाम बताया हूँ कि अमाशय। तो अमाशय जो हमारा पेट होता है उसको बोलते हैं अमाशय। ये बड़ी वाली जो आपको संरचना दिख ली इसको क्या बोलते हैं? पेट। तो पहले क्या बताया हूँ? मुख्य गुहा बताया हूँ, ग्रासनली बताया हूँ, और तीसरा क्या बताऊँ? अमाशय बताऊँ। और भी देखते हैं इसके कौन से भाग हैं। तो इसका चौथा भाग है छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। तो छोटी आंत कौन सी है आप देख लिखते हैं, यहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत है। तो देखिए ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है, ये गोल सा संरचना, ये वाला जो दिख रहे हैं टेढ़े मेढ़े, इनको बोलते हैं क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। और जो आपको किनारे वाला ये बड़ा वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं बृहद यानी कि बड़ा आंत। तो जो पतली वाली जो है नली दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं छोटी आंत, और जो किनारे के अंदर बड़ी वाली दिख रही है इसको बोलते हैं बड़ी आंत। और अगला क्या है? गुदा। गुदा मतलब जहाँ मल मूत्र निकलता है उसको गुदा द्वार बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चित्र समझ में आ गया, और चित्र ये बनाना भी पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए। इसी चित्र को क्या है बनाना है, आपको ऐसे पूरा नाम दर्शाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए पाचन ग्रंथि। तो पहला मैं बता दिया हूँ कि जो पहला पढ़ना है पहला आहार नल। आहार नल में मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं। अब एक होता है उसी में पाचक ग्रंथि, इससे भी क्या होता है? इससे भी पाचन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पाचन ग्रंथि के भाग, पहला होता है लार ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि, पित्ताशय और अग्नाशय। यहाँ पर देख सकते हैं मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, और आपको यकृत यहाँ पर दिख रहा है, जो बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा सा ये वाली संरचना, इसी को यकृत बोल रहे हैं। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि जो उसी के अंदर पाया जाएगा। पित्तराशय जो होता है, पित्ताशय यानी यही जो होता है एक संरचना पाई जाती है जो आपको दिख रही है, इसी को बोलते हैं पित्तराशय, पित्ताशय जिसमें पित्त बनता है। और अग्नाशय ये जो आपको दिख रही है टेढ़ी सी संरचना, इसी को क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतनी भाग इसमें पढ़ना है। यानी दो तरह से पाचन होता है, पहला होता है आहार नली के द्वारा और दूसरा होता है पाचन ग्रंथि के द्वारा। तो पहले हम आहार नली के बारे में जानेंगे, फिर पाचन ग्रंथि में आएंगे। तो आहार नली में पहला मैं बताया था मुख होता है, इसलिए पहले मुख के बारे में अपने जानेंगे, पूरी जानकारी बताएंगे, इसमें दांत के बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो देखिए मुख बोलिए या गुहा बोलिए उसको, ठीक है ना। तो मुख जो होता है आहार नली का जो मुंह होता है, आहार नली का मुख्य द्वार है, मतलब मुख्य द्वार है जो खाली जगह होता है। तो मुख्य जो होता है हमारा खाली जगह होता है, जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां तथा 32 दांत पाए जाते हैं। भोजन का पाचन जो होता है मुख से ही क्या होता है? शुरू हो जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है मुख के बारे में अपना। दांत देखिए, दांत का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। दांत भोजन को काट कर सर्वप्रथम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? बांट देता है, तत्पश्चात उसे पीस कर महीन बना देता है, ठीक है ना। भोजन चबाने के अलावा दांत बोलने में हमारी मदद करता है तथा हमारे चेहरे को आकार देता है, क्योंकि दांत नहीं देखते हैं गाल पचक जाता है, तो इसलिए क्या करता है? बोलने के साथ साथ, और जब जो लोग दांत नहीं रहता है, जैसे बूढ़े जो लोग हो जाते हैं, कुछ लोग तुलतुलाक बोलने लगते हैं क्योंकि दांत नहीं होता है, इसलिए बोलने में मदद करता है और हमारे चेहरे का आकार देने में मदद करता है। मानव दांत जो होता है, मानव दांत की देखिए 2 परत होता है। पहला होता है बाहरी परत जिसको इनामेल बोलते हैं, इनामेल कहलाता है, जबकि आंतरिक भाग जो होता है उसको डेंटाइल कहते हैं। और ये मैं आपको बता दूं मनुष्य का सबसे कठोर भाग जो होता है वो दांत ही होता है, दांत का इनामेल। ये बहुत ही मजबूत होता है। तो ये आपसे जी के बोल सकते हैं कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो वो है दांत, दांत का इनामेल वाला भाग जो कि बाहरी वाला भाग होता है, ठीक है ना। अगला देखिए दूसरे नंबर पर था लार ग्रंथि, ठीक है ना। हमने क्या बता दिया? मैंने आपको बताया हूँ कि जो आहार नली होती है उसमें मैंने आपको बता दिया मुख क्या होता है और आपको दांत के बारे में बता दिया। अब हम लोग जानेंगे लार ग्रंथि, ठीक है ना। लार ग्रंथि क्या होती है? तो देखिए लार ग्रंथि, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि जो मुख होता है मुख से स्टार्ट किए तो इसका मतलब उसी मुख में लार आता है, तो लार ग्रंथि के बारे में जान लीजिए। देखिए लार ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि है जो मुख में होता है। लार ग्रंथि से एक प्रकार का क्या होता है? रस निकलता है, जिसे हम लार रस कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं लार रस। लार रस कहा जाता है। लार रस में जो होता है लाइसोजाइम होता है। लार रस में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है और डाइजेस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम होता है। तो जो लार में होता है आपको ध्यान रखना, लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है, डाइजेस्टेज होता है, म्यूलिन होता है, ये सब एंजाइम होते हैं लार ग्रंथि में, ठीक है ना। लाइसोजाइम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ। लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मारता है। तो कीटाणुओं को मारने वाला जो एंजाइम होता है कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है। इसलिए देखिए बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वो जब वो कहीं इधर उधर करते हैं तो हाथ लगा देते हैं, हाथ लगाने के बाद वो मुंह में डाल देते हैं, और मुंह में डालने के बाद वो बहुत सारे कीटाणु उनके मुंह में चले जाते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? लार बनता है, जिसकी वजह से कीटाणु को क्या कर देता है? वो मार देता है, लाइसोजाइम। फिर देखिए टायोलिन तथा डाइजेस्टेज एंजाइम स्टार्च को पचाकर शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। मतलब जो हम कोई भी चीज़ लेते हैं जैसे स्टार्च, स्टार्च का मतलब ही हो गया जैसे चना हो गया, चने के ऊपर का जो छिलका होता है स्टार्च है, ठीक है ना। जो भूसी होती है चावल के ऊपर की वो क्या है? स्टार्च है। जो चोकर होता है वो क्या है? स्टार्च है, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो होता है टायोलिन तथा डाइजेस्टेज क्या होते हैं? ये एंजाइम स्टार्च को क्या करते हैं? पचाकर शर्करा और कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए म्यूलिन, 3 म्यूलिन एंजाइम भोजन को क्या करते हैं? चिपचिपा बना देते हैं। जो
तीसरे नंबर पे आपको जानना म्यूलिन और एंजाइम होते हैं। म्यूलिन एंजाइम ये भोजन को क्या करते हैं, चिपचिपा बना देते हैं, जिससे उसे निगलने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है ना, तो ये मत ध्यान रखिए, 3 नहीं, ये इसका मतलब तीसरा पॉइंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर म्यूलिन जो है एंजाइम को क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे भोजन निगलने में क्या होती है, आसानी होती है। अगला देखिए हम लोग को जीभ के बारे में पढ़ना। अब जीभ देखिए क्या करता है, तो जीभ का काम देखिए, ये पत्ते का आकार का एक मांसपेशी होता है। ये मांसपेशी होता है, भोजन को चबाने के क्रम में जीभ जो होता है भोजन को चलाने तथा लार रस मिलाने का कार्य करता है। मतलब जो जीभ होता है वो जीभ क्या करता है, इधर उधर मतलब भोजन को चलाता है और उसमें लार भी मिलाता है। ठीक है ना, कार्य करता है। चबाने के बाद जीभ भोजन को अंदर की ओर ढकेलने का भी काम करता है। जीभ पर कई स्वाद ग्रंथियां होती हैं जो हमें भोजन का स्वाद बताता है। जीभ पे जो होती है कई स्वाद ग्रंथियां होती हैं जो हमको भोजन का स्वाद बताती हैं। इन्हीं ग्रंथियों के सहयोग से हमें जो होता है भोजन का स्वाद पता चलता है। इन कार्यों के अतिरिक्त मतलब इनका और क्या काम है वो भी देख लीजिए। तो इन कार्यों के अतिरिक्त बोलने में भी क्या करता है, सक्षम बनाता है। जो जीभ होता है वो बोलने में भी क्या करता है, सक्षम बनाता है। ये था जीभ। अब देखिए ग्रसिका क्या होती है, तो ग्रसिका देखिए, ग्रसिका एक लंबी नली होती है जो मुख से अमाशय को जोड़ती है। देखिए मुख से अमाशय को जोड़ती है, तो आपको देख लीजिए यहाँ मुख है, ये हमारा मुख है, अब मुख से अमाशय को जोड़ती है, मतलब यहाँ तक। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है इसी को ग्रासिका बोलते हैं। क्या वो लिखा है, तो यहाँ जो लिखा है ग्रसिका बोलते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये भाग होता है ग्रसिका। तो यही बोला है कि ग्रसिका एक लंबी नली होती है जो मुख से अमाशय को जोड़ती है। मुख से भोजन ग्रसिका के द्वारा अमाशय में जाता है। जब हम मुख में भोजन लेते हैं तो मुख में भोजन लेने के बाद ये कहाँ होता है, ग्रसिका से होते हुए कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। ठीक है ना, अमाशय में पहुँचता है। ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती, मतलब ये जो नली दिख रही है आपको, ये नली, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। भोजन ग्रसिका में फैल कर तथा सिकुड़ कर आगे बढ़ती है। जो भोजन होता है, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा भोजन कर लेते हैं ये जो नली है फैलता है और सिकुड़ता है, इसलिए बोल रहा है कि जो ग्रसिका होती है, ग्रसिका में भोजन फैलता तथा सिकुड़ कर आगे बढ़ता है। इस क्रिया को मतलब फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को कर्माकुंचन बोलते हैं। जो नली होती है ग्रसिका वाली, ये जो फैलती है और सिकुड़ती है, तो उस क्रिया क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन बोलते हैं। अगला देखिए क्या होता है, अगला है अमाशय। अमाशय के बारे में अभी बताया हूँ आपको क्या होता है, जो पेट हम बोलते हैं उसी को बोलते हैं अमाशय। ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है ना, देखिए अमाशय का आकार एक बैग के आकार का होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आकार जो है बैग के आकार का है। ठीक है ना, और यहाँ भी बना हुआ है, देख सकते हैं। तो अमाशय का आकार बैग की तरह होता है, जो भोजन को क्या करता है, संग्रहित करता है। क्योंकि जितने भी भोजन लेते हैं उसी में आकर इकट्ठा होता है, क्योंकि बैग है तो इकट्ठा करवा करेगा। जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है, मतलब उसको संग्रहित मतलब भोजन को इकट्ठा करता है, वो पचाने का भी काम करता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखता है। अमाशय का 3 भाग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भोजन होता है, बोलेंगे हमारे पेट में कितने घंटे तक, मतलब कितने समय तक रहता है, तो 4 घंटे तक क्या रहता है, वो हमारे पेट में रहता है। यानी 4 घंटे बाद वो क्या होता है, फिर चला जाता है छोटी आदमी या बड़ी आदमी। तो हम बोलेंगे कि भोजन जो होता है लगभग कितने घंटे तक रोक कर रखता है अमाशय, तो 4 घंटे तक। ठीक है ना, इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग में देखिए पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों भागों का नाम। अब देखिए कार्डिक का काम क्या है, फंडिक का काम क्या है, पाइलोरिक का काम है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कार्डियक, पहले कार्डियक के बारे में जानते हैं। तो देखिए कार्डियक जो होता है, कार्डियक से HCl निकलता है, मतलब ये जो ऊपरी वाला भाग होता है इसमें सबसे अमाशय में सबसे ऊपरी वाला भाग जो होता है इसको कार्डियक बोलते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है कार्डियक में HCl निकलता है, और HCl देखिए क्या करता है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है। क्योंकि ये क्या है, एक तरह से ये ज्वलनशील क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। और ये क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है, और कीटाणु को क्या करता है, मारता है। अगर भोजन के रास्ते हमारे कीटाणु अगर पेट में चले जाते हैं तो उसको मारता भी है, क्योंकि बहुत ज्वलनशील होता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है। देखिए जब भोजन लेते हैं, क्योंकि HCl है, HCl जो होता है अम्ल होता है, ये क्या करता है, जब पेट में जाता है तो अम्लीय बना देता है, और एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। जो एंजाइम होते हैं जल्दी जल्दी क्या करते हैं, भोजन पचाने लगते हैं। इसके कहने का मतलब, ठीक है ना। अगर दूसरा नंबर पे आता है फंडिक, जो बीच वाला भाग होता है इसको हम फंडिक बोल रहे हैं, फंडिक। इसी में देखिए आपको बहुत मस्त बात पता चलेगी। यह अमाशय के बीच का भाग होता है। जो अमाशय होता है उसके बीच का भाग होता है। मैं बताया हूँ कि ये अमाशय है, इसके बीच का भाग होता है। ठीक है ना, बीच का भाग होता है जिसमें कांटानुमा रचना पाई जाती है। अब देखिए इस कांटानुमा रचना का देखिए कमाल, कांटानुमा रचना पाई जाती है जिसको हम रूजी बोलते हैं। तो फंडिक जो होता है उस फंडिक में क्या पाया जाता है, कांटानुमा रचना पाई जाती है जिसको हम रूजी बोलते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जो भोजन होता है उसको रोक कर रखने का काम करता है। लेकिन अब देखिए जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो जो रूजी होता है अपने स्थान पर क्या होता है, खड़ा हो जाता है। रूजी क्या होता है, अपने स्थान पर खड़ा होता है। मतलब यहाँ पर ऐसे अगर रहेगा ऐसे, तो जब भोजन रुका रहेगा तो ऐसे रहेगा, लेकिन जैसे भोजन रहता है खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जब भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर क्या होता है, खड़ा हो जाता है और हमें चुभन
होने लगती है, जिसको लोग कहते हैं पेट में चूहे कूद रहते हैं। किसके कारण होता है? ये फंडिक होता है, फंडिक में काटनिमर संरचना पाई जाती है जिसको रूजी बोलते हैं। वही जब भोजन जब पूरा नीचे चला जाता है तो रूजी खड़ा हो जाता है, जिससे हमको पेट में चूहन होने लगती है, जिससे हमको पता चलता है पेट में चूहा कूद रहा है, यानी कि भूख लग गई। अगला देखिए पाइलोरिक क्या होता है। तो पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि में जठर रस निकलता है। जो जठर ग्रंथि होती है उसी जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। ये क्या करता है? रेनिन जो होता है ये रेनिन जो होता है दूध को पचाता है और जो पेप्सिन होता है वो दही को पचाता है। मतलब जो रेनिन होता है वो दूध को दही में बदलता है अर्थात दूध को पचाता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पॉसे पेप्सिन पॉसे प्रोटीन। तो जो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है और जो दूध को होता है वो रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदलता है। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट देखिए अगला है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, जो गोल गुलैया वाला भाग दिख रहा है क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत बोला जाता है। तो ये अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। जब यहाँ भोजन यहाँ 4 घंटे के बाद जब यहाँ से आता है तो आता है छोटी आंत में। तो ही बोल रहा है कि अमाशय से भोजन छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। सबसे लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई भी बताने वाले हैं। लंबा भाग होता है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह क्या होता है? संहत यानी कि सटा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत बड़ा होने की वजह से क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा इसलिए क्या होता है, बहुत सटा सटा रहता है। संहत मतलब सनहत मतलब होता है सटा। स्थान में अवस्थित होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, बड़ी होती है, इसलिए कुंडित रूप में और बहुत सटे होते हैं और अवस्थित होते हैं। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं सबकी जो क्षुद्रांत की लंबाई होती है वो सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों होती है, चलिए आगे देखते हैं। तो सभी जीव जंतु में क्या होता है, क्षुद्रांत की लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है ना। देखिए घास वाले जो मतलब जो घास खाते हैं, तो घास खाने वाले शाकाहारी का जो सेलुलोस पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। जो लोग घास भूसा खाते हैं उनको भोजन अपना पचाने के लिए क्या होता है, उनको पचाने के लिए होती है एक लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी का क्षुद्रांत जो होती है वो छोटी होती है। तो जो लोग मांस खाते हैं उनका क्षुद्रांत छोटी है, क्योंकि मांस पचाना आसान होता है। लेकिन जो होता है घास भूसा खाने वाले उनका मांस उनको मतलब पचाना बहुत समय लगता है, इसलिए उनका जो क्षुद्रांत होता है क्या होता है, बड़ा होता है। एक वयस्क मनुष्य के क्षुद्रांत की लंबाई होती है तो 6 मीटर बोली जाए तो 20 फीट बोल सकते हैं। तो पता चल गया छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 20 फीट या 6 मीटर बोल सकते हैं। और भोजन का पूर्ण जो होता है पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, अमाशय के 3 भाग, छोटी आंत के 3 भाग, और इसमें भी क्या होता है, पूर्ण पाचन इसी में होता है। तो पहला जो होता है ड्यूडीनम। तो ड्यूडीनम देखिए क्या कहता है, यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। आप देखिए यहाँ पर मैं बता दिया, छोटी आंत है ना, ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत का पहला भाग जो है यहाँ पर जो पतला वाला आ रहा है इसी को हम बोल रहे हैं ड्यूडीनम। तो देखिए यह छोटी आंत का पहला भाग होता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। मतलब इसी में कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत तथा अग्नाशय से रस प्राप्त करता है। मतलब उसको पचाना है अगर कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा अगर प्रोटीन को, तो क्या करना पड़ेगा, उसको यकृत से क्या लेना पड़ेगा, यकृत तथा अग्नाशय से रस लेना पड़ेगा पचाने के लिए। तो ये था पहला क्षुद्रांत का पहला भाग। दूसरा देखिए उसी में क्षुद्रांत जो होता है पहला भाग, उसी में हमको यकृत पढ़ना रहता है। जो आपकी संरचना दिख रही है वाली बड़ी सी संरचना, इसको यकृत बोलते हैं, यानी कि लीवर। ये देखिए यकृत के बारे में देखिए, यह सबसे बाहरी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सॉरी ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार जो होता है 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg में होता है। और ये पित्त रस का क्या करता है, निर्माण करता है। ये जो यकृत होता है ये पित्ताशय जो दिख रहा है, इसी पित्ताशय में पित्त रस बनता है, इसलिए उसका क्या करता है, निर्माण। तो यकृत जो होता है पित्त रस का निर्माण करता है। और पित्त रस क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे मीट मछली खाते होंगे तो उसमें एक हरा कलर का जो भाग होता है, अगर वो फूट जाता है तो पूरा मीट जो होता है करछाने लगता है, वही है। ठीक है ना। और वो कैसा होता है, क्षारी होता है, इसलिए करछाने लगता है। तो अब देखिए पित्ताशय, इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त रस आकर जमा होता है। जो यकृत है, ये जो यकृत है जब ये पित्त रस को बनाता है तो लाकर कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में क्या करता है, जमा करता है, इकट्ठा करता है। पित्ताशय जो होता है यकृत के ठीक नीचे होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यकृत के ठीक नीचे होता है। आगे देखिए ठीक नीचे होता है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। तो अभी मैं बताया हूँ जो अमाशय होता है ये वाला, ये अमाशय, इससे आने वाला जो भोजन होता है अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें HCl होता है। ठीक है ना, अम्लीय होता है। तो क्या बोला, ये आने वाला अम्लीय होता है। अतः ड्यूडीनम में जाने से, जो ड्यूडीनम होता है, ड्यूडीनम में आपको बताया हूँ अभी, जो ड्यूडीनम होता है उसमें जाने से क्या होता है, जो ड्यूडीनम इसका ऊपर वाला भाग होता है छोटी आंत का ड्यूडीनम, उसमें जाने से पहले क्या होता है, ड्यूडेनम में जाने से पहले ये पित्त जो होता है भोजन को क्षारी बना देता है। क्यों बना देता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको मैं बता दूं छोटी आंत में जाने से पहले, ड्यूडेनम में जाने से पहले
वो जब गुजरता है यहाँ से तो आपको पता है अमाशय में आता है, अमाशय में सीएल मिलता है, सीएल जो होता है उसको अम्लीय बना देता है। अब इसलिए जब होता है ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाने से पहले क्या होता है, ये जो इसे यकृत होता है ये इसमें क्या मिला देता है, इसमें जो होता है पित्तरस मिला देता है। पित्तरस जो होता है वो क्षारी हो जाता है, क्षारी होता है, इसलिए उसको क्या कहता है, क्षारी। तो देखिए क्या बोला, ड्यूडेनम में जाने से पहले पित्त भोजन को क्षारी बना देता है। जो पित्त होता है कैसे बनाता है, क्षारी, क्योंकि पित्त जो होता है वो क्षारी होता है। इसका पीएच मान जो होता है पित्त का 7.8 से 8.5 तक होता है। जो भी 7 से ऊपर होता है वो क्षारी होता है, इसलिए क्या होता है, क्षारी हो जाता है। और ये पित्त भोजन में क्या होता है, उपस्थित वसा को तोड़ देता है। और पित्त जो होता है वो वसा को क्या करता है, तोड़ता भी है। मतलब जो तैलीय पदार्थ होते हैं जब हम लोग लेते हैं उसको क्या कहता है, तोड़ता है। तो आप लोग को इतना बात पता चल गई होगी। यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका भार इतना होता है, ये पित्तरस का निर्माण करता है। जो पित्ताशय होता है उसमें क्या होता है, पित्तरस इकट्ठा होता है। ये कैसा होता है, क्षारी होता है। इसलिए जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो होता है ड्यूडेनम में जो होता है, ड्यूडेनम से आगे बढ़ने से पहले जो होता है वो यकृत उसको क्या कर देता है, यकृत उसको क्षारी बना देता है, ठीक है ना। और जो पित्तरस होता है उसका पीएच मान आपको याद रखना है 7.8 से 8.5 तक होता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो मैं बोला हूँ कि जो हम भोजन जब उपस्थित होता है, जो पित्त होता है वो भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ता है। तो जो पित्त होता है वो वसा को जब तोड़ता है तो उसको हम पायसीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, पायसीकरण। तो ये देख सकते हैं, तो जो वसा होता है, ठीक है ना, वसा पित्तरस हो जाए वसा को तोड़ता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पायसीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। जो वसा होता है वसा को तोड़ने की क्रिया को कौन तोड़ता है, पित्त होता है, वो तोड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायसीकरण कहते हैं। अब आगे अग्नाशय। अग्नाशय यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला जो होता है अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय, ठीक है ना, अग्नाशय होता है। तो देखिए अग्नाशय, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। मतलब तीनों को अगर इकट्ठा मिला दिया जाए तो उसी को पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को क्या करते हैं, पचा सकते हैं। सभी अवयव को क्या करते हैं, पचा सकते हैं। पहला देखिए ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है, पहला हो गया। दूसरा एमाइलेज, यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। तीसरा है लाइपेज, लाइपेज जो था ये पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरोल में बदल देता है। ये बताया पित्तरस द्वारा पायसीकरण वसा को, मतलब जो वसा को तोड़ देता है, तोड़कर किस में बदलता है, ग्लिसरोल में बदल देता है। तो ये 3 प्रकार के आपको पाचक एंजाइम मिलेंगे और ये सभी प्रकार के क्या करते हैं, पचा सकते हैं। अगले देखिए मैं पढ़ा, जब हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर, जब पढ़े हैं तो यहाँ ऊपर वाला जो कार्डियक था और उसके अंदर हम लोग आए हैं, ठीक है ना। तो कार्डियक आए थे, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताया था इसमें कार्डियक के बाद मैं बताया था आपको कार्डियक के बाद जो था वो था हमारा फंडिक, ठीक है ना। अब फंडिक था, उसके बाद क्या था, पाइलोरिक था। ऐसे इसमें हम पढ़ा है छोटी आंत में आप लोगों को पहले पढ़ा है ड्यूडेनम में सारे लोग आ रहे थे। अब लोग हम जेजुनम के बारे में जानेंगे। जेजुनम उसका दूसरा भाग होता है, जो क्षुद्रांत होता है, उस क्षुद्रांत का सबसे ऊपरी भाग, फिर निचला भाग और फिर निचला भाग। तो जेजुनम को हम जानेंगे। देखिए ड्यूडेनम और इलियम, ड्यूडेनम यानी ऊपर वाला भाग और नीचे वाला, छोटी आंत का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग जो था, ऊपर वाला ड्यूडेनम होता है, नीचे वाला क्या होता है, इलियम होता है। इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, जेजुनम। तो ड्यूडेनम और इलियम के बीच के भाग को क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। ये भोजन आने के लिए क्या कहता है, जगह देता है। ये जितने भी भोजन यहाँ से आते हैं तो उनको क्या कहता है, जगह देता है। ये जेजुनम का काम है। अगला आता है इलियम, जो छोटी आंत है उसका तीसरा भाग जो होता है इलियम होता है। यह जो होता है छोटी आंत का औसत भाग होता है, मतलब सबसे बड़ा भाग होता है। यह भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। इसमें जो होता है भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं जो भोजन को पूर्णतः पचा देते हैं। इलियम के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और ये सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। उसको अवशोषण करके उसका सतही क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ा देता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। और देखिए दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की अधिकता, मतलब दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका जो उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। जो ये जो चलता है, ठीक है ना, इसका जो दीर्घरोम होता है और रुधिर वाहिकाओं की अधिकता से जो पचे हुए भोजन को क्या करता है, अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। जब पहुंचाएगा क्या करेगा, ऊर्जा मिलेगा, क्या होगा, ये ऊतकों का मरम्मत करेगा। नोट पॉइंट में अब देखिए यहाँ पर आपको अच्छी कुछ बातें पता चलेंगी। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भोजन के बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जल मिलाने से जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम क्या होते हैं, गाढ़े से पतले हो जाते हैं। तो देखिए भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये एंजाइम को क्या करता है, पतला कर देता है, जिससे पचना
पाचन जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब पचता है लेकिन कम पचता है, ज़्यादा देरी से पचता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं, जिससे पाचन नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट आपको देखिए क्या याद रखना है कि भोजन करने के कुछ समय बाद हमको नींद क्यों आने लगती है। तो इसका कारण देखिए क्या होता है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त जो होता है अमाशय की मांसपेशियों में चला जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए जितना भी रक्त होता है वो सब कहाँ जाता है, अमाशय की मांसपेशियों में चला जाता है, और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण से हमें क्या आती है, नींद आती है। क्योंकि सारा खून कहाँ चला गया है, अमाशय में चला गया है, जिसकी वजह से रक्त में खून की कमी होती है और हमको नींद आने लगती है। छोटी आंत बड़ी आंत आ गया, ठीक है ना। अब देखिए बड़ी आंत क्या है। बड़ी आंत को मैं बताऊँ, जो किनारे वाला भाग होता है उसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। ये किनारे वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इसको हम बड़ी आंत बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या है इसका काम, बिना बिना पचा भोजन क्षुद्रांत से बृहदांत में भेज दिया जाता है। मतलब जो नहीं पचता वो कहाँ भेजा जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है मतलब वहाँ पूरा जल को क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। चूंकि बृहदांत में जल का अवशोषण होता है, यही कारण है कि समय पर शौच नहीं जाने पर मल सूख जाता है तथा कब्जियत बन जाता है। इसीलिए जो होता है टाइम से जो लोग शौच नहीं जाते हैं, मतलब जब उनका जल पूरा अवशोषित हो जाता है, तो जब नहीं जाते हैं तो क्या होता है, मल मूत्र उनको क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, और उसकी क्या होती है, कब्जियत बन जाती है, यानी कब्ज बनने की संभावना हो जाती है। इसलिए टाइम से शौच जाना चाहिए। तो कब्जियत की क्या होती है, शिकायत उत्पन्न होती है। अब इसमें देखिए जो लास्ट भाग है हमारा, सब कुछ हमने आपको बता दिया। लास्ट भाग जो इसका बताया गुदा द्वार, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो शोषण है इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा शोषण क्या होता है, और शोषण के बारे में प्रकार उसका, इसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। तो यहाँ देखिए जो है गुदा द्वार, तो हम लोग को पढ़ना है गुदा द्वार, लास्ट वाला भाग। बृहदांत में जल के अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ जो थे गुदा द्वारा क्या होते हैं, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस खराब पदार्थ का बही छेपड़ जो होता है गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब जो होता है अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इस गुदा द्वार से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और इसमें बोला बहिर छेपड़ गुदा अवरोधनी द्वार नियंत्रित करता है, मतलब इसको कब खुलना है कब बंद करना है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो अवरोधनी द्वार जो होता है इसको नियंत्रित करता था। तो इसका जो है ये मैंने आपको बता दिया। ये रहा आपको मानव चित्र में पाचन तंत्र है। इस मानव पाचन तंत्र को आपको बनाना भी है, देख लीजिए ऐसे ही बनाना है। और यहाँ पर आपको मैंने सारे पार्ट बता दिए कौन क्या है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका मनुष्य में पोषण। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपको बताएंगे कि श्वसन क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं, इसमें क्या क्या बातें आपको जानकारी रखनी है और अपने लिए भी जानकारी में रखना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।